हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। आपके आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छा हूं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को आपने डिटेल्स में कवर किया। अब हम बात करने वाले हैं आईटीआर 2। आईटीआर 2 किसके लिए फाइल किया जाता है, यानी कि कौन कौन सी इनकम के आधार पर आपको आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर 2 के अंदर कौन कौन से शेड्यूल्स हैं और कौन सा शेड्यूल्स किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो भी हम डिटेल में कवर करेंगे। दैट मीन्स कि इस बार फिनेंशियल ईयर 25-26 का जो आईटीआर 2 फाइलिंग होगा बहुत ही एडवांस लेवल का होगा, यानी कि उसमें एक एक शेड्यूल को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब सर आईटीआर 2 की अगर हम बात करें तो आईटीआर 2 के अंदर बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं और उन सभी शेड्यूल्स को डिटेल में समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी पर्सन का आईटीआर 2 फाइल करना चाहते हैं जिसके हाईली इनकम हो रही है, यानी कि इसकी 1 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा की इनकम हो रही है, उस पर्सन का अगर आप आईटीआर 2 फाइल करना चाहते हैं तो आप आने वाली इन क्लासेस को अगर आप प्रॉपर तरीके से देख लेंगे, सेल्फ नोट बनाएंगे और एक बार अच्छी तरीके से उसको दिमाग में बिठा लेंगे तो आप इजी तरीके से किसी भी पर्सन का आप आईटीआर 2 इजीली फाइल कर पाएंगे। अब सर यहां पर एक ही क्लास के अंदर आईटीआर 2 को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि आईटीआर के अंदर बहुत सारे ऐसे शेड्यूल्स हैं जिसको डिटेल में समझना हमें बहुत जरूरी होता है। हम आईटीआर 2 सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आईटीआर 2 के अंदर जितने भी शेड्यूल्स हैं उनको हम डिटेल में एक एक शेड्यूल को अलग अलग लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अगर किसी पर्सन को सिर्फ स्पेसिफिक शेड्यूल के लिए देखना है या स्पेशल शेड्यूल अगर उसको सीखना है तो वो इजीली क्लासेस को देखते हुए इजीली समझ जाएगा। अगर मैं एक ही वीडियो के अंदर सभी शेड्यूल्स को अगर मैं कवर करूं और 2 से 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा तो सर समझ में नहीं आएगा कि कौन पे कौन सा शेड्यूल्स, कौन से मिनट पे कौन सा शेड्यूल्स वहां पर चल रहा है। इसके लिए हम एक एक शेड्यूल को डिटेल में कवर करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप लेक्चर देखेंगे। डायरेक्टली आप लास्ट में जो हम एक केस नोट बना देंगे, हम केस स्टडी के हिसाब से आईटीआर 2 फाइल करेंगे, लेकिन इसके पहले हम जितने भी शेड्यूल्स हैं उन सभी शेड्यूल्स को डिटेल में कवर करेंगे विद कंप्यूटेशन के साथ में। आई होप कि आने वाली क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले कि सर ये जो इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 2 है ये किस किस पर्सन के लिए फाइल किया जाता है। अगर हम बात करते हैं सर आईटीआर 2 के अंदर फॉर एग्जांपल मिस्टर राम एक पर्सन है और राम ने कोई सैलरी से इनकम की है, साथ में अगर उसकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या फिर कोई अदर सोर्सेज से इनकम है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज से अगर कोई इनकम होती थी तो वो इनकम हम आईटीआर 1 के अंदर फाइल करते थे। लेकिन अब आईटीआर 2 के अंदर एक और ऐड हो गया है, वो ऐड हो गया है सर कैपिटल गेन। अगर कोई भी कैपिटल एसेट्स अगर आप सेल करते हैं और वहां से अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है या कोई लॉस होता है तो उसको हम कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहते हैं। और अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम के लिए तो सर आईटीआर 3 आईटीआर 4 फाइल किया जाता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर मिस्टर राम की अदर देन बिजनेस 4 हेड से इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो वो पर्सन आईटीआर 2 फाइल करेगा। अब सर आईटीआर 2 की अगर हम बात करें तो आईटीआर 2 के अंदर कौन कौन सी कैपिटल गेन की बात की जा रही है। तो आईटीआर 2 के अंदर बात की जा रही है कि अगर आप कोई शेयर परचेस करके आपने शेयर को सेल्स किया, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड परचेस करके आपने उसको सेल्स कर दिया, चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस करके सेल्स कर दी, या फिर अगर आपने कोई भी गोल्ड परचेस करके आपने सेल्स किया और वहां पर अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसके लिए आपको कैपिटल गेन हो रहा है और उसके लिए आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। कैपिटल गेन का जो एक शेड्यूल है वो फाइल आपको करना होगा। तो यहां पर हमको ये समझना है कि सर कैपिटल गेन का मतलब इसके अंदर कौन कौन सी कैपिटल गेन की बात की जा रही है। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर अगर किसी पर्सन ने इंट्राडे किया या एफएनओ किया तो इंट्राडे एफएनओ सर बिजनेस माना जाता है और बिजनेस के लिए आईटीआर 3 फाइल किया जाता है। बिजनेस के लिए आईटीआर 3 फाइल किया जाता है। तो ये आईटीआर 2 के अंदर क्या कवर होगा? आईटीआर 2 के अंदर सर होगा कवर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन अदर देन इंट्राडे और एफएनओ और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस,
एडजस्टमेंट आपके कौन कौन से होने हैं, साथ में अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूट्यूब से इनकम हो रही है या फिर और अदर कोई अपने ट्विटर से इनकम हो रही है या फिर मेटा से इनकम हो रही है या फिर अगर आपने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है वहां से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है, दैट कॉल्ड फॉरेन इनकम, वो भी आप ITR 2 के अंदर शो करेंगे। इन सभी शेड्यूल्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। इस बार मैंने आपको बोला है कि ITR 2 को हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब सर बात करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर चलते हैं और इनकम टैक्स पोर्टल पर देखते हैं कि सर किस पर्सन के लिए कौन कौन सा शेड्यूल्स एप्लीकेबल होने वाला है। यानी कि जब भी हम ITR 2, ITR 3, ITR 5, ITR 6 जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, वो सभी शेड्यूल सभी पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। अगर हमने सभी शेड्यूल्स को यहां पर एप्लीकेबल यानी कि टिक कर दिया तो उसके अंदर डिटेल फिल्स करना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो हम यहां पर समझेंगे कि सर कौन सा शेड्यूल किस पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। कोई पर्सन अगर एक सिंपल रिटर्न फाइल कर रहा है, कैपिटल गेन से भी एक ही है, तो क्या उसके लिए कोई दूसरे शेड्यूल से एप्लीकेबल होंगे या फिर नहीं होंगे, तो उसको समझना जरूरी है। तो यहां पर हम चले सर इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल में हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया क्योंकि हम एक इंडिविजुअल पर्सन है और यहां पर हम कर रहे हैं प्रोसीड। प्रोसीड के बाद हम चलेंगे सर ITR 2 की और ITR 2 में प्रोसीड विद ITR 2। यहां पर आपको एक नोट आएगा, वो नोट आप प्रॉपर तरीके से कवर कर लें, ओके कर लें। ओके के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही हम लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास में अलग अलग टाइप के शेड्यूल्स नजर आते हैं। यहां पर आपको जो भी ऑप्शन चूज करना है वो चूज कर ले, वो हमने ITR 1 के अंदर डिटेल में कवर किया हुआ है और कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करें। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि सेलेक्ट शेड्यूल, सबसे पहले ऑप्शन आता है कि सर आपको आपका सिलेक्शन करना है शेड्यूल का। तो इन सभी शेड्यूल्स को ओवरव्यू तरीके से हम समझते हैं कि सर ये शेड्यूल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो शेड्यूल्स होता है वो होता है सर जनरल। जनरल का मतलब होता है कि इस शेड्यूल के अंदर आपकी एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन, आपका पेन नंबर, आपका एड्रेस और ये सब आपका बैंक डिटेल्स और आपका आपने कौन सा रिजाइम सिलेक्ट किया है, ओल्ड टैक्स रिजाइम है या न्यू टैक्स रिजाइम है, ये सब सिलेक्शन करने के लिए आपके पास में जनरल की डिटेल्स होती है, यानी कि जनरल का शेड्यूल्स होता है। इस बार फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर जनरल शेड्यूल्स के अंदर एक और ऑप्शन ऐड हो गया, वो हो गया सर सेकेंडरी एड्रेस। तो आपको यहां पर सेकेंडरी एड्रेस डालना आपके लिए कंपलसरी होगा। अगर आपका प्राइमरी एड्रेस ही आपका सेकेंडरी एड्रेस है तो वहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि यस सर मेरा सेकेंडरी एड्रेस भी प्राइमरी एड्रेस ही है। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करेंगे तो जब आप लास्ट में रिटर्न फाइल करोगे तो वहां पर आपकी एक एरर आएगी। तो सबसे पहले आपको जनरल में जाके आपको क्या करना है, सेकेंडरी एड्रेस, वो हम आगे कवर करेंगे। इसके बाद आता है सर शेड्यूल 5A। शेड्यूल 5 जो ए होता है वो होता है सर प्रोटेग्यूस ऑफ सिविल कोड, यानी कि ये गोवा के तरफ होता है। जो गोवा है उस पर्सन के, वहां से अगर कोई पर्सन है तो उनके लिए ये शेड्यूल्स एप्लीकेबल होता है। बहुत ही रेयर केस में ये शेड्यूल्स एप्लीकेबल होगा, बाकी अदरवाइज सभी पर्सन के लिए हमारा पार्ट ए जनरल पर्सन इंफॉर्मेशन ये है, ये एप्लीकेबल और ये मैंडेटरी है। उसमें आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है उसको सेलेक्ट करना या सेलेक्ट नहीं करना। इसके बाद हम चलते हैं सर इनकम पे। सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स जो होते हैं वो इनकम्स के होते हैं, यानी कि हमको ITR के अंदर ऑलमोस्ट दिखाना क्या होता है। ITR के अंदर ऑलमोस्ट हमको दिखाना होता है कि सर हमारी कौन कौन सी इनकम हुई थी और उस इनकम के लिए अपने अलग अलग इनकम्स के लिए अलग अलग शेड्यूल्स बने हुआ। तो सबसे पहला जो शेड्यूल्स है वो है सर सैलरी शेड्यूल्स, यानी कि सैलरी का, और ये मैंडेटरी है। अगर आप ITR 2 फाइल कर रहे हैं तो ये वाला शेड्यूल्स आपके लिए मैंडेटरी है, लेकिन अगर इसमें आपको डिटेल फिल करनी है तो आप करिए, अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी सैलरी होनी ही चाहिए तो ही आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। अगर आपके सिर्फ कुछ नहीं, आप बैठे बैठे आप सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और वहां से अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो आप ITR 2 फाइल करोगे, लेकिन सैलरी शेड्यूल मैंडेटरी है, लेकिन उसमें डिटेल फिल करना जरूरी नहीं है। अब सर यहां पर हमें एक और चीज समझते हैं कि ITR 1 के अंदर सैलरी शेड्यूल था और ITR 2 के अंदर जो सैलरी शेड्यूल था, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ITR 1 के अंदर जब हमने फाइल किया तब हमको एक ग्रॉस सैलरी दिखानी पड़ती थी सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के थ्रू, यानी कि आपको अलग अलग तरीके से बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि सर मैं सैलरी के अंदर कुछ बेसिक सैलरी है, मेरा DNS अलाउंसेज है, मुझे कुछ अलाउंसेज मिल रहे हैं, मुझे कुछ परक्यूसाइड्स मिल रहे हैं, ऐसा मुझे स्पेशली कुछ दिखाने के, मुझे ग्रेजुटी, मुझे पेंशन या फिर ऐसा कुछ भी मिल रहा है, ये मुझे कहीं पर भी अलग से शो करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन ITR 2 के अंदर ये आपके लिए कंपलसरी होगा कि जिस पर्सन से आप सैलरी रिसीव करते हैं उस पर्सन की आपको डिटेल्स, उनका एड्रेस, उनका पेन नंबर जो भी है वो आपको देना होगा। साथ में आपको सैलरी को बाइफरकेट करना है, जो कि मैं आगे आने वाले शेड्यूल्स के अंदर सैलरी के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस बार सैलरी का शेड्यूल थोड़ा सा डिटेल में होने वाला और ये शेड्यूल्स आपके ITR 3 और ITR 4 सब में आपका सेम ही शेड्यूल्स होने वाला है। नेक्स्ट आता है सर सैलरी शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी।
अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, अब हाउस प्रॉपर्टी से इनकम में अगर आप मान के चलते हैं कि सर मेरी कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है, अगर मेरी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या फिर डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, इन तीनों को हम डिटेल में समझेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर कि इन तीनों का वर्किंग कैसे होता है और इन तीन शेड्यूल को किस तरह से फिल किया जाता है। नेक्स्ट शेड्यूल आता है सर शेड्यूल कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर मैंने जब आपको बताया ITR 2 के अंदर कौन कौन से कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन ऑन शेयर, कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड, कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, हाउस, और कैपिटल गेन ऑन गोल्ड या फिर इस तरह का सिल्वर, अगर ये भी अगर आप परचेस करके सेल्स कर रहे हो वो आपके कैपिटल गेन आता है। और कैपिटल गेन में ये सभी डिटेल्स आपको इस वाले शेड्यूल्स के अंदर डिटेल में हम सीखने वाला है। तो ये वाला शेड्यूल्स होगा आपके कैपिटल गेन के लिए, और ITR 2 के लिए कैपिटल गेन का शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कोई पर्सन अगर ITR 2 फाइल कर रहा है जिसका बिजनेस नहीं है तो वो कैपिटल गेन की वजह से ही फाइल कर रहा है। सेक्शन 112A ये सेक्शन जो बात करता है ये कैपिटल गेन की ही बात कर रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर की बात करता है। सेक्शन 112A एक ऐसा सेक्शन है जिसमें यह बताया जाता है कि अगर आपने कोई भी शेयर परचेस किया है और वो शेयर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड किया था, यानी कि 12 मंथ से ज्यादा आपने होल्ड किया था, और उसको इसके बाद अगर आपने सेल्स किया है तो वो आपको सेक्शन 112A इस वाले शेड्यूल्स में अलग से आपको सेपरेटली शो करना होगा, सेपरेटली शो करना होगा फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी कंपनी यूनिट फंड और बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच STT इज पेड अंडर सेक्शन 112A। नेक्स्ट आएगा सर शेड्यूल 115AD 13 प्रोविजन। क्या कहता है सर? ये बात करता है नॉन रेजिडेंट के लिए। अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है और वो पर्सन अगर इंडिया के किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वहां से अगर कोई भी उसको इनकम हो रही है, अब सर आप ये मान के चलो कि कोई फॉरेन पर्सन है, वो इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके यहां से अगर कोई पैसे कमा रहा है तो क्या उसको इंडिया के अंदर टैक्स देना पड़ेगा? थोड़ा सोच के बताना। आंसर इज यस, हाँ देना पड़ेगा, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर एक चीज होती है, एक प्रोविजन कहता है कि इनकम एक्रू ऑन अराइज इन इंडिया विल बी टैक्सेबल इन द इंडिया। अगर कोई इनकम इंडिया के अंदर एक्रू हुई है या फिर इंडिया के अंदर अराइज हुई है और वहां पर मिली है तो वो इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी, चाहे वो पर्सन नॉन रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट है या फिर फॉरेनर, कोई भी पर्सन होगा। तो उसके लिए ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 115DA13 प्रोविजन। इसके बाद जो शेड्यूल्स होता है वो आता है सर शेड्यूल VDA, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। इस बार हम VDA के शेड्यूल्स को हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपके पास में ऐसा कोई क्लाइंट आता है जिसकी इनकम VDA से हो रही है, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से हो रही है, तो वो पर्सन का भी आप इनकम टैक्स रिटर्न ITR 2 बहुत ही अच्छी तरीके से फाइल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर VDA को डिटेल में कवर करने वाला है। नेक्स्ट शेड्यूल आने वाला है सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी यहां पे हम नहीं कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन के अलावा अगर कोई भी इनकम हो रही है तो वो इनकम आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर शो करेंगे। यहां पर आपको कुछ एग्जाम्पशन भी मिलते हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट शेड्यूल आता है सर शेड्यूल SPI, स्पेसिफाइड पर्सन, स्पाउस, माइनर चाइल्ड इंक्लूडिंग इनकम ऑफ SSC एज पर सेक्शन 64। अब सर ये शेड्यूल क्या कहता है? ये शेड्यूल कहता है कि अगर कोई माइनर चाइल्ड है या फिर कोई स्पाउस है, उसको किसी पर्सन ने एज ए कोई गिफ्ट किया, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की, कोई FD उसके नाम पे करवा दी, और वहां से अगर कोई भी इनकम हो रही है, वो इनकम किसकी मानी जाएगी? वो इनकम मानी जाएगी सर उस पर्सन की जिस पर्सन ने गिफ्ट किया हुआ। मैंने आपको क्लबिंग ऑफ इनकम अपने क्लासेस के अंदर डिटेल में कवर करवाया है। अगर आप ये सब चीजें अगर आप कवर कर रहे हो तो वो वाले लेक्चर अगर आपने पहले देखे होंगे तब जाके आपको ये चीजें इजीली समझ में आएगी। नेक्स्ट आता है सर इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट। कुछ इनकम्स ऐसी होती है जहां पर आपका स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पर स्पेशल रेट एप्लीकेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म गेन ऑन इक्विटी शेयर, जहां पर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना है। लॉन्ग टर्म सर 20%, लॉन्ग टर्म 12.5% है। अगर कोई आप फॉरेन कोई ऑनलाइन गेमिंग है या फिर हॉर्सेल से इनकम हो रही है, वहां पर आपको 30% के हिसाब से टैक्स पे करना है। यानी कि ये जो इनकम होती है ना, ये इनकम आपकी टैक्सेबल होती है, लेकिन वो स्पेशल रेट के हिसाब से होती है। जैसे आपकी सैलरी की इनकम स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगी, लेकिन वो इनकम स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगी, वो स्पेशल रेट की। तो स्पेशल रेट की जो इनकम होगी वो आपको यहां पे शो करनी है इस वाले सेक्शन में।
शेड्यूल ई आई, डिटेल्स ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। अगर सर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम, या फिर अगर आपको किसी ने गिफ्ट किया, वो इनकम आपकी एग्जेम्प्टेड है, उस एग्जेम्प्टेड इनकम को आपको कहां पे शो करना है और किस तरह से करना है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से अगर आपकी कोई इनकम आ रही है तो उसको आप कहां पे दिखाओगे, यह सब हम शेड्यूल एग्जेम्प्टेड ई आई की बात करेंगे। इसके बाद आता है सर शेड्यूल पीटीआई, पास थ्रू इनकम डिटेल फॉर बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड एज पर 115U, 115UA, 115UB। अगर आप किसी ऐसे ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं और वो ट्रस्ट की जो इनकम होती है वो इनकम आफ्टर टैक्स के बाद में होती है, यानी कि आपको जो पैसा मिलेगा उनके बाद में वो पैसा टैक्स पे करने के बाद ही मिलेगा। तो वो वाली इनकम अगर आपकी कोई हो रही है तो वो आप पीटीआई वाले शेड्यूल में दिखाएंगे। साथ में अगर नेक्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल एफएसआई। एफएसआई का मतलब होता है फॉरेन इनकम आउटसाइड इंडिया, यानी कि सर इनकम अगर आपकी कोई भी मिल रही है वो इनकम आपके आउटसाइड इंडिया से मिल रही है, और साथ में अगर आपको कोई टैक्स का रिलीफ मिल रहा है इन केस ऑफ रेजिडेंट, वो आपको यहां पे शो करना है। डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ अवेलेबल ओनली इन केस, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई यूट्यूब से इनकम हो रही है, अगर मैंने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है तो वहां से इनकम हो रही है, अगर मैंने कोई फेसबुक पे वीडियो डाल रहा हूं मेटा से इनकम हो रही है, अगर मेरी कोई ट्विटर से इनकम हो रही है, ऐसी अगर कोई इनकम जहां से फॉरेन से पैसा डॉलर में आ रहा है, फॉरेन से पैसा डॉलर में आ रहा है, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके मेरे अकाउंट्स में क्रेडिट हो रहा है, वो मैं अपने बिजनेस इनकम दिखा दूंगा, चाहे वो मेरी और अदर इनकम दिखा दूंगा, लेकिन उसको अलग से आपके एफएसआई शेड्यूल्स में दिखाना बहुत जरूरी है। आप ये सोचेंगे कि सर मैंने मेरे इनकम के अंदर दिखा दिया और इनकम पे कर दी, लेकिन आपको एफएसआई के अंदर दिखाना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट शेड्यूल आता है शेड्यूल टीआर, टैक्स रिलीफ क्लेम ऑफ टैक्स आउटसाइड इंडिया। कभी कभी क्या होता है ना सर, हम अलग कंट्री से हमारी कोई इनकम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम अमेरिका से आ रही है, यूएस से आ रही है, यूएस कुछ टैक्स उस इनकम पर डिटेक्ट कर लेता है और फिर बचा हुआ टैक्स यानी इनकम आपके यहां पर शेयर की जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर तो आपको ग्रॉस सैलरी पर यानी कि ग्रॉस इनकम पर आपको टैक्स पे करना होता है। तो ग्रॉस सैलरी इनकम जो भी होती है उस पर आपका जो भी टैक्स का अमाउंट होगा, और आपने फॉरेन के अंदर जो टैक्स पे कर दिया है तो उसका कुछ रिलीफ आपको मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं टीआर, टैक्स रिलीफ क्लेम ऑफ टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि आउटसाइड इंडिया के अंदर आपने कोई भी टैक्स पे किया हुआ है तो उसका रिलीफ आपको शेड्यूल टीआर के अंदर मिलेगा। तो ये शेड्यूल सभी एप्लीकेबल आपके लिए होने वाला है। तो कौन सा शेड्यूल किसके लिए एप्लीकेबल होगा, अपनी अपनी इनकम के आधार पर यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इस बार मैं कोई भी शेड्यूल को यहां पर छोड़ने वाला नहीं, लेकिन मैं आपको एक शेड्यूल छोड़ने वाला हूं, वो होता है सर डिडक्शन। अगर हम न्यू टैक्स रिजाइन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो डिडक्शन का यहां पर कोई मैटर ही नहीं निकलता इस बार। क्यों नहीं निकलता कि सर, क्योंकि यहां पर ऐसे कोई डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजाइन में मिलता ही नहीं है। और अगर ओल्ड टैक्स रिजाइन में जाएंगे तो वहां पर आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 5 लाख के ऊपर तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बहुत सारे आप गलत गलत एग्जम्पशन लोगे, आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, आप एटीसी ले लोगे, आप होम लोन का इंटरेस्ट ले लोगे, और अल्टीमेटली लोगे कितना, फिर भी 12 लाख रुपए तक की इनकम पर तो आपको न्यू टैक्स रिजाइन में ऑलरेडी टैक्स पे नहीं है। तो डिडक्शन के ऊपर टाइम वेस्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम यहां पर चीजों को कवर नहीं करेंगे। एटीजी, एटीजीजी, एटीडी, ये सभी डिडक्शंस ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चरों के अंदर कवर किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर। अगर आपने 24-25 के रिटर्न्स देखे हैं तो वहां पर आपको ये दिख जाएगा, लेकिन इस बार हम इसको इतना डिटेल में कवर नहीं करेंगे। क्लियर? चलो अब बात करते हैं सर टैक्स का। टैक्स का जो शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट बी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यानी कि इस शेड्यूल के अंदर आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इन चारों हेड से आपकी जो भी इनकम आ रही है वो इनकम आपके पार्ट बी टीआई मैंडेटरी के अंदर आपको यहां पर टैक्स इनकम, टोटल इनकम के अंदर आपका आएगी। टैक्स टीटीआई, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। अब सर आपको यहां पर क्या कैलकुलेट होगा, इस वाले में आपके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। यहां पर आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट हो रही है इस वाले शेड्यूल के अंदर, और इस वाले शेड्यूल के अंदर आपकी हो रही है सर टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट आएगा सर टैक्स पेड, यानी कि आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर कितना टैक्स पे कर दिया, चाहे वो टैक्स आपके किसका है, आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, चाहे आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, चाहे आपका कोई टीसीएस कलेक्ट हुआ है, तो ऐसी कुछ भी चीजें अगर आपकी है तो वो आप यहां पर फाइल करेंगे, यानी कि ये वाले ऑप्शंस में। टैक्स डेफर्ड ऑन ईएसओपी,
ईएसओपी पर अगर कोई भी है तो वो आपके इसमें आएगा सेक्शन 80 IAC के अंदर। अगर कोई स्टार्टअप है वो अगर कोई डिडक्शंस ले रहे हैं तो वो टैक्स डेफर्ड यहाँ पर कवर होता है। ये बहुत ही रेयर केस में आता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर में। इसके बाद सर आपके अदर शेड्यूल्स के अंदर कुछ शेड्यूल्स हैं, वो है सर शेड्यूल CYLA। CYLA का मतलब होता है करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट। करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि सर अगर आपके करंट ईयर कोई लॉस हो रहे हैं वो किसी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ हो रहे हैं, या खुद हेड की खुद ही इनकम के बारे में सेट ऑफ हो रहे हैं। हमने डिटेल में कवर किया सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के अंदर। शेड्यूल BF है, हालांकि ये शेड्यूल जब हम फाइल करेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सा लॉस कौन से शेड्यूल किसके सामने सेट ऑफ होगा। शेड्यूल BFLA यानी कि सर प्रीवियस ईयर का कोई लॉस मैंने अपने प्रीवियस ईयर के रिटर्न में दिखाया था, वो इस बार वाले रिटर्न में ब्रॉट इन करना है मुझे। वो वाले रिटर्न, वो वाला जो लॉस मैंने प्रीवियस ईयर में दिखा था, वो लॉस अगर मुझे इस साल ब्रॉट इन करना है तो इसके लिए मेरे पास में शेड्यूल है सर, शेड्यूल BFLA, और ये भी शेड्यूल आपके लिए मैंडेटरी है। क्लियर। नेक्स्ट है CFL यानी कि करंट ईयर का लॉस अगर आपका किसी और इनकम के सामने सेट ऑफ हो रहा है तो इट्स ओके, अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप नेक्स्ट ईयर के अंदर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वो करने के लिए आपको यहां पे दिखाना जरूरी है। क्लियर हो गया आपको। पहला, करंट ईयर का लॉस अगर कोई है जिसको आपको सेट ऑफ करना है तो इसके लिए आपको ये वाला शेड्यूल है। प्रीवियस ईयर का लॉस हमने प्रीवियस रिटर्न के अंदर शो किया था, वो लॉस इस साल के रिटर्न में लाना है तो उसके लिए आपको ये वाला शेड्यूल है। और सब कुछ बच गया और फिर आपको कैरी फॉरवर्ड करना इस साल के लॉस को, उसके लिए आपको ये वाला शेड्यूल है। यानी कि ये शेड्यूल अपने आप में सीक्वेंस वाइज आपको शेड्यूल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट शेड्यूल आपका यहां पर आता है सर शेड्यूल FA यानी कि फॉरेन एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज आउटसाइड इंडिया। अगर आपके फॉरेन एसेट है, फॉरेन में अगर आपकी कोई भी आपने कोई शेयर परचेज किए हुए हैं, क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां पर अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है या फिर फॉरेन से अगर कोई भी इनकम हो रही है तो उसके लिए आपको FA वाला शेड्यूल, फॉरेन एसेट्स वाला शेड्यूल फिल करना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सर AMT शेड्यूल, AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल। ये सर इंडिविजुअल के केसेस में बहुत कम होता है, लेकिन कंपनी की अगर हम बात करेंगे और LLP की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर AMT एप्लीकेबल होता है। तो इसको हम ITR 6 के अंदर या फिर ITR 5 के अंदर इसको डिटेल में समझेंगे, ITR 2 के अंदर अभी इसको डिटेल में इतना नहीं समझेंगे। इसके बाद आता है सर शेड्यूल AMTC कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 BSC, और शेड्यूल AL। शेड्यूल AL जो बात करता है, ये बात करता है सर एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब सर अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आपको अपनी बुक्स में दिखाना क्यों पड़ता है? अगर हम बात करते हैं ITR 3 की, ITR 3 किसके लिए होता है सर? ITR 3 हमारे बिजनेस इनकम के लिए होता है। अगर बिजनेस इनकम में एसेट्स और लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में आ जाती है तो फिर ये अलग से शेड्यूल फाइल करने की जरूरत क्यों होती है? ये जो शेड्यूल्स है ना, ये शेड्यूल्स बात करता है पर्सनल एसेट्स की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं करण सिंह राठौड़ और मेरी एक कोई फॉर्म है, जैसे फॉर एग्जाम्पल KSR अकेडमी मेरी एक फॉर्म प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या फिर LLP है या कंपनी कोई भी है, तो उसकी एक अलग एसेट्स और उनकी अलग लायबिलिटीज होगी और मेरी खुद की कोई अलग लायबिलिटीज होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा कार का लोन चल रहा है तो मेरे नाम पे चल रहा है, मेरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे का लोन चल रहा है तो वो मेरी है। मैंने कोई प्लॉट परचेज किया हुआ 1 करोड़ का तो वो मेरी एसेट है। मेरे कोई और इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो वो मेरी एसेट है। तो पर्सनल एसेट्स अगर है आपकी कोई तो वो आपको दिखानी होती है, और वो कब दिखानी होती है? अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, अगर आपकी टोटल इनकम आपकी इस रिटर्न में 1 करोड़ रुपए से एक्सीड हो जाती है तो ही आपको अपनी खुद की पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटी शो करनी पड़ती है, अदरवाइज दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये शेड्यूल्स थे आपके, टोटल इतने शेड्यूल्स होते हैं और इन सभी शेड्यूल्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कवर करने वाले हैं। देखिए सर आने वाले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को समझिएगा कि आने वाले लेक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले लेक्चर के अंदर हम एक एक चीज को डिटेल में कवर करेंगे। और इस बार मैं ITR 2, ITR 3, ITR 5, ITR 6 यानी कि जितने भी रिटर्न्स है उन सभी रिटर्न्स को बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में कवर करने वाला हूं। बहुत ही मजा आएगा इस बार आपको ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, यानी कि आपके सभी कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।